हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपी पीएससी के द्वारा पीसीएस परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो परीक्षा फॉर्म को भरने की जो तिथि आरंभ हुई हो गई है वो है 20 फरवरी 2025 और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो है 24/3/2025 यानी कि 24 मार्च 2025। और फॉर्म भरने के बाद अगर आपको लग रहा है कि फॉर्म में कोई गलती हो गई है, उसमें सुधार करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको और समय दिया गया है, वो है 2/4/2025 यानी कि 2 अप्रैल 2025 तक। तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, डेफिनेटली इस फॉर्म को भर दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा जो है इन्होंने चेंज किया है अपने फॉर्म में। इसमें इन्होंने सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी यानी कि ACF असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड RFO यानी कि रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, इसकी जो पद हैं वो अलग से यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, तो पूरा यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कितनी वैकेंसी है, फीस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, SDM की, DIG की, इन सब की जो पद हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। और तहसीलदार वगैरह और BSA के, तो ये सब पद इसी में आते हैं। वरिष्ठ प्रवक्ता जो डाइट में होते हैं उन सब के लिए ये फॉर्म भरे जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा दे रखा है। सबसे पहले तो ये है कि जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, निश्चित रूप से सबसे पहले आपको OTR करना होगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जब तक आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे यानी कि उसका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा, आप जो हैं फॉर्म नहीं भर सकते। तो इसके लिए OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ये इन्होंने वेबसाइट दी है, इस पर जाकर। और UPPSC की जो वेबसाइट है uppcs.up.nic, इस तरह से इस पर जाके फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी सबसे पहले दिखा देती हूँ मैं। ये जो टोटल वैकेंसी है वो है लगभग 200 हैं वैकेंसी, रिक्तियाँ। और इनमें जो हैं वो सहायक वन संरक्षक के जो है 10 हैं और क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की वो अभी पता नहीं है। जैसे ही इन्हें पता चलेंगी उसमें ऐड कर देंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो और यहाँ पर ये पूरा लिखा है जो ग्रेड पे पूरा 4200 से लेकर, यानी कि देखो नायब तहसीलदार का 4200 ग्रेड पे है, 4600 से लेकर 5400 ग्रेड पे तक जितनी वे पद हैं ज़्यादातर वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे डिप्टी कलेक्टर, अभी इसको मैं इंग्लिश में आपको दिखा दूंगी कि कौन कौन से पद हैं। तो ये यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए, ये यहाँ पर मैं इंग्लिश का नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ पद के लिए। देखिए, डिप्टी कलेक्टर है, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है जिन्हें DSP कहा जाता है, और इसके साथ साथ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है जिन्हें BDO कहा जाता है, आप लोग कहते हैं। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, असिस्टेंट कमिश्नर है जो कमर्शियल टैक्स से रिलेटेड हैं, इसमें सारे हैं यहाँ पर। ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि जो BSA होते हैं, इसके साथ साथ असिस्टेंट DIOS जो है इनकी वैकेंसी, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, सीनियर लेक्चरर जो डाइट में बनते हैं उनके लिए ये सारे, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरी वेलफेयर ऑफिसर, ये सारे जितने भी आपको यहाँ पर पद दिख रहे हैं ना, ये इसी के अंतर्गत भरे जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि इनमें से किसी में भी आप एलिजिबिलिटी, वैसे तो यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी स्नातक मानी जाती है, अगर आप ग्रेजुएट किए हुए हैं, ठीक है, यानी कि आपने स्नातक कर लिया है, आई समझ में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर पद केवल स्नातक स्तर के ही होते हैं कि स्नातक किया हुआ बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। और स्नातक में भी आपने चाहे BSc किया हो, चाहे BA किया हो, चाहे BTech किया हो, चाहे BE किया हो, चाहे B Pharma किया हो, चाहे केवल स्नातक ही इसमें मांगते हैं। स्नातक का मतलब ये है बैचलर डिग्री। तो और बहुत से ऐसे पद हैं जिनमें स्पेसिफिक मांगते हैं, वो भी आपको दिखा देती हूँ। और फॉर्म भरने को लेकर यहाँ पर बच्चे सोच रहे होंगे कि जो यहाँ पर जो दूसरा इसमें जैसे ACF और RFO वाला क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, तो डेफिनेटली इनमें 3 ऑप्शन दे रखे होंगे। केवल PCS का आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दीजिए, ACF या RFO का ही केवल फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, और दोनों का फॉर्म भरना चाहते हैं यानी कि दोनों की एलिजिबिलिटी आपके पास है तो आप दोनों वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। आप अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुन सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल परेशान मत रहिएगा कि केवल एक ही उसमें हमें ऐसा ना हो कि रखा जाए।
प्री का एग्ज़ाम जो है वो सबका सेम होगा, लेकिन मेंस में जो है वो अंतर है। तो वो मैं एग्ज़ाम को लेकर आपको बाद में वीडियो बना के दिखाऊंगी कि क्या कैसे है। अब यहाँ पर देखिए फ़ीस का देखिए, ये फ़ीस का जो है वो जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं EWS सेक्शन में है, बैकवर्ड क्लास के 125 रुपये फ़ीस है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो है वो 65 रुपये है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं वो है उनकी 25 रुपये ही है। और इसके साथ साथ एक्स सर्विसमैन जो है इनकी है 65 रुपये, ठीक है। और जितने भी ये फ्रीडम फाइटर हैं वो उनकी अपनी कैटेगरी के अनुसार, जो भी अगर जनरल में आ रहे हैं तो उतने पैसे देने हैं, OBC में आ रहे हैं तो उतने, और SC ST में आ रहे हैं तो उतने पैसे देने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बता देती हूँ। ये देखिए नंबर ऑफ़, ये पूरा इन्होंने लिखा है कि नेम ऑफ़ पोस्ट और ग्रेड पे ये दे रखा है, ये तो इससे कोई मतलब नहीं। पहले आप अपना फॉर्म भरिए, उसके बाद देखिएगा कि कितनी सैलरी और क्या ये सब। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपकी जो मैरिटल स्टेटस है, यानी कि वैवाहिक स्थिति, इसमें क्या है कि कोई भी मेल ऐसा ना हो जिसने एक से ज़्यादा पत्नी रखी हो, या कोई भी फीमेल ऐसी ना हो पहले से शादीशुदा पुरुष की पत्नी हो, तो वो ऐसे लोग फॉर्म नहीं भर सकते। अब यहाँ पर मैं आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दिखा देती हूँ। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वैसे तो इन्होंने ग्रेजुएट ही रखी है, ये देखिए यहाँ पर बैचलर डिग्री जिसे कहते हैं वो होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके लिए स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन चाहिए, वो पोस्ट यहाँ पर दे रखी हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मांगी है, PG कर रखा हो आपने, याद रखिएगा। और फिर समकक्ष अर्हता भी इसमें मांगी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इन सब की है। फिर ये प्रेफरेंशियल जो होती है अधिमानी, वो इतना इम्पोर्टेंट इसमें नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप पे है तो अच्छी बात है। इसमें डिप्लोमा और डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब अगर आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई डिग्री या डिप्लोमा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, वो NCC वाला है। इसमें देखिए लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए क्या है, इसमें आपके पास अर्थशास्त्र विशेष रूप से विषय दे दिया है, इसमें समाजशास्त्र वाणिज्य के साथ स्नातक की डिग्री, तथा लिखा है, देखिए तथा लिखा है, विधि श्रम संबंध या इन सब से रिलेटेड इनमें आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी डिप्लोमा या हो, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इनमें से। यानी कि फ़िलहाल आपने अगर समाजशास्त्र से कि ये सब विषय रहते हुए आपने ग्रेजुएशन किया है, और ये सब विषय रहते हुए आपने कोई डिप्लोमा किया है या PG की डिग्री की है, तो आप इस फॉर्म को भरेंगे, अदरवाइज़ नहीं भर सकते। फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी इन्होंने बैचलर डिग्री फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर साइंस में, वेटनरी साइंस में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है, ये सब आपने कर रखा हो अगर बैचलर की डिग्री, या और लिखा है, या आपने PG कर रखा हो केमिस्ट्री में, ठीक है, या डिग्री आपकी मेडिसिन फ्रॉम इस तरह से आपने कर रखा है। अगर आप PG केमिस्ट्री से करे हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये पूरा इसमें है फूड अथॉरिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा अप्रूव्ड, ये सब इसमें दे रखा है। फिर ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर जो है, उसमें बैचलर डिग्री आपकी कॉमर्स में मांगी है, ठीक है। तो ये है वर्किंग नॉलेज हिंदी की होनी चाहिए। सब रजिस्ट्रार के लिए हिंदी की आपको नॉलेज होनी चाहिए। लॉ ग्रेजुएट हों आप, यानी कि आपने LLB कर रखी हो, ठीक है, ये चीज़ है इसमें। इसके बाद क्या है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के लिए आप समाजशास्त्र या समाज विज्ञान में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, ये चीज़ है। तथा किसी मान्यता विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा हो तुम्हारे पास हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो अगर ऐसे आपके पास ये सबका अलग अलग दे रखा है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर में किसी में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। हिंदी रिटेन, देवनागरी लिपि, ये इनसे रिलेटेड होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर में कॉमर्स से बैचलर की डिग्री, ये सब इसमें। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर में आपने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, ये सब इसमें अलग अलग दे रखा है। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के लिए पोस्ट PG होना चाहिए केमिस्ट्री में आपके पास। देखा समकक्ष एकता क्या है, अगर आप MSc, बहुत से बच्चे जो है केमिस्ट्री की जगह फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल केमिस्ट्री किसी में भी हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फ़िलहाल केमिस्ट्री इनका बेस है, तो ये सब इसमें दे रखा है इनका। इसके बाद जो है, अगर आप DIG बनना चाहते हैं तो DIG के लिए फ़िज़िकल फिटनेस का भी आपको देना होगा, तो वो भी इसमें है।
अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि जो सहायक वन संरक्षक की वैकेंसी है उसके लिए, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए शैक्षिक अर्हता के लिए लिखा है कि आपने जो है किसी भी लिखा है विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या समय समय पर जो केंद्रीय सरकार के द्वारा जो विश्वविद्यालय हैं उनमें ये पूरा इसमें स्नातक की उपाधि है, ये स्नातक की उपाधि है, लेकिन किस में, या तो वनस्पति विज्ञान में हो, या जूलॉजी में हो, रसायन में हो, भौतिक में हो, गणित में हो, भूगर्भ विज्ञान, वानिकी, सांख्यिकी, इसके साथ साथ कृषि में, और आपने जो है बीटेक वगैरह कर रखा हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मतलब सिंपल बीए वाले के लिए फॉर्म नहीं है जो सहायक वन संरक्षक का है। इसके बाद यहाँ पर जो अधिमानी अर्हता है वो तो खैर कोई बात नहीं, ऐसे क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए इसमें क्या है, इसमें भी ये है कि आपने गणित में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, उद्यान विज्ञान या पर्यावरण से संबंधित आपके पास 2 या इससे अधिक विषय रहे हों तो आपने स्नातक की उपाधि कर रखी हो। कृषि में या अभियांत्रिकी में या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की उपाधि कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये वन विभाग से रिलेटेड वाले फॉर्म हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मतलब कुल मिला के साइंस वाले ग्रुप से आप हैं, कृषि से हैं, और बीटेक भी इसी से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट से कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समकक्ष अर्हता में तो ये इसके बारे में दे रखा है, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप सिंपल ग्रेजुएट तो आप है, स्नातक का तो आप हैं, स्नातक हैं, तो जो पीसीएस की नॉर्मल वैकेंसी है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब आप अगर डीआईजी बनना चाहते हैं तो इसका शारीरिक मानदंड ये है, अगर इस तरह का, ठीक है, ये यहाँ पर पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु, ठीक है, शारीरिक मापदंड, और जिला कमांडेंट होमगार्ड्स बनना चाहते हैं तो भी ये मापदंड है। तो इस तरह से इसमें पूरा दे रखा है। और आबकारी निरीक्षक के लिए, उप कारागार पाल के लिए, जिला युवा, इन सब के लिए शारीरिक मापदंड इनका पूरा दे रखा है। सहायक वन संरक्षक के लिए भी सहायक मापदंड दे रखा है। क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए भी शारीरिक मापदंड दे रखा है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आपका एग्ज़ाम किस तरह का होगा, तो एग्ज़ाम तो बता ही चुकी हूँ मैं। वैसे भी इसमें प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर होता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। और जो कोई भी आपका प्री मेंस और इंटरव्यू होगा तो प्रारंभिक परीक्षा जब आप जो बच्चे पास करेंगे तो उन्हें मुख्य परीक्षा में जितने भी बच्चे कितने भी हों, अगर परीक्षा जिन्होंने दी है कितने भी अच्छे नंबर आए हों, लेकिन उसके केवल मुख्य परीक्षा के में प्रवेश हेतु रिक्तियां जितनी है, मान लो 200 रिक्तियां हैं, उसका 15 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे। 15 दूनी 30, यानी कि 3000 बच्चों को ही मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेंस में जो पास होंगे तो 200 का 3 गुना, 200 रिक्तियाँ, उसका 2 3 6 600 लोगों को केवल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यह पूरा यह दे रखा है, ठीक है। तो इतने बच्चों को प्री के बाद, यानी कि आपका 3 स्तर का एग्ज़ाम होगा। पहले प्रारंभिक परीक्षा, फिर मेंस होगा, और मेंस के बाद आपका होगा इंटरव्यू, ठीक है, याद रखिएगा। और इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा, ये भी मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। और पास होने के लिए ये तो एक ये है, नेगेटिव मार्किंग होगी डेफिनेटली। प्रारंभिक परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ इस प्रकार की होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें दे रखा है। और इसमें इसके साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो है, अगर 35% अंक ले आते हैं टोटल जो भी इनकी परीक्षा है तो उनके लिए बुलाया जाएगा। और जो इसके साथ साथ जो अन्य श्रेणियां हैं उनके लिए 40% अंक कम से कम लाने हैं तो पास माना जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखा देती हूँ। यहाँ पर आयु सीमा वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 21 से 40 वर्ष, अगर आप 21 से 40 वर्ष के बीच के हैं तो इस फॉर्म को भर देंगे। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश के लोगों को जो है वो आयु सीमा में छूट मिलती है। ये देखिए यहाँ लिखा है, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी और इन कुशल खिलाड़ी, राज्य सरकार में राजकीय कर्मचारी, उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक, शिक्षेत्र कर्मचारी, उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में जो कार्यरत शिक्षक कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम नहीं, अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि अगर इस कैटेगरी के अंतर्गत आप आरक्षण की कैटेगरी के उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो आप जो हैं 5 वर्ष का मतलब 40 + 5 45 वर्ष के भी हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 1980 से पूर्व नहीं हुआ है, उसके बाद हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं निश्चित रूप से, ठीक है। और जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। और जो भूतपूर्व सैनिक वगैरह होते हैं उनका जितने
टाइम उन्होंने कार्य किया है वो छोड़कर प्लस 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी। तो आयु सीमा में अगर आप 21 से 40 वर्ष के हैं तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिए। कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं और आरक्षण लेने की उसके अंतर्गत आ रहे हैं तो आप 45 वर्ष तक का हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया प्रारंभिक, ये लिखा है प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो अहरकारी होगा। 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम प्रारंभिक परीक्षा में और द्वितीय। वैसे इसकी मैं वीडियो पूरे एक अलग से बनाऊंगी। तो प्रथम जो इम्पोर्टेंट होता है उसके तो नंबर जुड़ते ही हैं। द्वितीय जो होता है वो पासिंग के लिए होता है केवल, ठीक है, वो नॉर्मल एग्ज़ाम होता है, उसमें कम से कम 33% लाएं, यानी कि आपको पास होना ज़रूरी है, तभी आपका दूसरा प्रश्न पत्र जो है वो चेक होगा। अदरवाइज़ आप चाहे प्रथम प्रश्न पत्र में कितना भी अच्छा कर लें, द्वितीय प्रश्न पत्र में अगर आप पास नहीं हो पाए, 33% अंक नहीं ला पाए, तो दूसरे प्रश्न पत्र में आपको फेल ही माना जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। देखिए परीक्षा की योजना क्या है। देखो प्रारंभिक परीक्षा होगी जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, मुख्य परीक्षा परंपरागत प्रकार की होगी लिखित, और फिर यहाँ पर एक आपका जो है व्यक्तिगत वो होगा परीक्षण, यानी कि यहाँ पर इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के नंबर ये देखिए, इंटरव्यू आपको पता है कि कुल 100 नंबर का होगा, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद प्री मेंस इन सब का क्या क्या होना है वो सब भी, और सिलेबस क्या है, इस सब को लेकर मैं आपको बाद में वीडियो एक बनाऊंगी अच्छे से पूरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पूरी आपको जानकारी समझ में आई है, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। जो बच्चे ग्रेजुएशन है करिए हुए हैं पूरी। और एक बात और बता दूं, फॉर्म भरने जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास क्वालिफ़िकेशन पूरी उस टाइम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अवेटेड है, अवेटेड वाले ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो पूरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।